हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के सीक्वेंस में आगे आकर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिस शॉर्टकट में एलडीई बोला करते हैं, है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जेडब्ल्यू मेंस एडवांस से लेकर के बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंस है। ये बात अलग है कि लॉकडाउन या कोरोना की वजह से 30% जो सिलेबस का डिडक्शन किया गया उसमें ये सिलेबस से काटा गया इस साल के लिए, बट उसको ध्यान में मत दीजिएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट ये होता है। आइए इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं। क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर कब कहेंगे, सुनिएगा। A differential equation DE, a differential equation is said to be linear. A differential equation is said to be linear if dependent variable and derivative of dependent variable and derivative of dependent variable dv, if the dependent variable and derivative of dependent variable dv occurs only in first degree and are not multiplied together is linear differential equation। आइए इसके बारे में सीखते हैं। हमने कहा एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री में आना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वो एक साथ कभी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। आइए सीखेंगे, सुनो ध्यान से। डिपेंडेंट वेरिएबल डीवी का मतलब होता है y, और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स। तो इसी के पास ध्यान से सुनोगे। अब हालांकि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कैसे होता है मैं स्टार्टिंग सीक्वेंस में ही सिखाया था, फर्स्ट क्लास में आपको दिया था। तो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव ऑकर्स ओनली इन फर्स्ट डिग्री, यानी इसका भी डिग्री 1 होना चाहिए, इसका भी डिग्री 1 होना चाहिए, और साथ ही साथ ये दोनों कभी मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं। और नहीं होंगे ऐसा तो उसको हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में आ सकता है, एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में आ जाएगा, उसको हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट। अब आइए इस फॉर्म का कुछ खास बात है वो सिखाएंगे आपको। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल है वो सुनिएगा। यहाँ पे y और dy बाई डी एक्स एक साथ कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कोफिशिएंट ऑफ dy बाई डी एक्स, इस समीकरण में dy बाई डी एक्स का वैल्यू कोफिशिएंट जो होगा मस्ट बी 1। कोफिशिएंट ऑफ dy बाई डी एक्स मस्ट बी 1। dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट हर हालात में आपको 1 ही करके रखना पड़ेगा। उसके बाद p के बारे में सुनिए। p क्या होता है? तो p इज कोफिशिएंट ऑफ y। इस समीकरण में y का जो कोफिशिएंट होता है उसको p कहते हैं। q के बारे में सुनिएगा। q क्या क्या हो सकता है? तो q या तो कांस्टेंट होगा, और q जो होगा या तो कांस्टेंट होगा और ये फंक्शन ऑफ x होगा। q इज कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x, x का फंक्शन होगा। इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे कि इस साइड में हमेशा या तो कांस्टेंट आएगा, नहीं तो x वाली टर्म आएंगे, है ना।
आप इधर y वाला टर्म कभी भी नहीं आ सकता है। अगर कभी भी आ जाता है तो आपका इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रहेगा, वो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को टेंड करेगा, जो कि इसके बाद आपको भी हम समझाएंगे, है ना। चलिए, अभी तक आप सपोज करिए कि आपका कोई इक्वेशन इस फॉर्मेट पे सेट हो गया, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हम यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, समीकरण 1 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फैक्टर का जरूरत पड़ता है, जिसको हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं, IF। आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF निकालना पड़ता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e का पावर p dx। इस फॉर्मूले से आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। जब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से समीकरण 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाई बाई IF टू फर्स्ट इक्वेशन बोथ साइड। जब समीकरण 1 में इस IF से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बनेगा। IF का मतलब है e का पावर p dx इंटू dy बाई dx प्लस py इंटू e का पावर p dx इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन e का पावर p dx। जब आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से दोनों साइड गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है। अब जब मल्टीप्लाई कर लिए हैं उसके बाद सुनिएगा, यहाँ पे कुछ लोग अलग अलग बात कहते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट मेथड है वो सीखिए। भले 1-2 लाइन ज्यादा होगा, कोई बात नहीं है। अब ये जो स्टेप दिख रहा है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद हर हालात में आपका LHS जो हो जाएगा y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन जाता है। y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव बनता है और RHS जो है उसको रख लीजिए ऐसे ही। तो q इंटू इंटीग्रेशन e के पावर p dx यहां तक लिख दिया। आइए सॉल्व करके दिखाते हैं। मान लिया कि ये फर्स्ट फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस, अब मान लीजिए कि आप क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन को छोड़ दियो, इसको इंटीग्रेशन करो, डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन तो इतना ही आएगा और pdx का डिफरेंशिएशन इंटीग्रल फॉर्म में है तो p बाहर आ जाएगा ना। तो हर हाल में आपका जो LHS बनेगा y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाता है। इतना होने के बाद हम दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। जब आप इधर भी इंटीग्रेशन कर लीजिए तो देख लेते हैं क्या बनेगा। इधर dx आएगा एक, जब इंटीग्रेशन हो रहा है तो एक dx यहां भी आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, इस dx के साथ ये dx कट जाएगा और डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर रिवर्स प्रोसेस, उसके साथ ये कट जाएगा। तो ये बन जाता है y इंटू ई का पावर p dx, y इंटू ई का पावर p dx इज इक्वल टू q टाइम ई का पावर इंटीग्रेशन p dx, और यहाँ पे ओवरऑल के लिए एक dx आएगा। जब आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे थे तो लास्ट में एक कांस्टेंट आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथडोलॉजी है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये भी चलेगा। और चलेगा ही नहीं, कुछ किताब में बात साफ साफ नजर आया है, y इंटू ई का पावर p dx। कुछ लोग इसको बहुत आसान तरीका से भी लिखने का ट्राई करते हैं, लेकिन मैं भी लिख सकता हूं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या मतलब है, y इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये वाला, और इधर से dx, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो आप c लगा दो। तो ये सॉल्यूशन आ गया आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आप फिर से ध्यान दीजिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री में आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई एक साथ कभी नहीं हो सकता है। दूसरी बात ये है, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म ये होगा dy बाई dx प्लस py बराबर q। dy बाई dx का कोफिशिएंट हर हालात में 1 होना चाहिए। p क्या होता है, y के कोफिशिएंट को p कहते हैं,
क्यू यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं तो एक्स का फंक्शन होना चाहिए। अगर ऐसा सब कुछ सही सही है तो यहाँ एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। उसको फाइंड करने का तरीका है ई का पावर पी डी एक्स। पी कहाँ से लाएंगे, वाई का कोफिशिएंट। जब वो निकल जाएगा तो उससे अपने समीकरण को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आप इतना करना चाहो तो करो, नहीं चाहो तो आप मरो। आप सीधा सीधा इस पे आ जाइए, सेट कीजिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। और अब देखिएगा इसमें कुछ खास बातें इस तरीके से हैं, वो थोड़ा आपको बता देते हैं। सपोज करिएगा ये इस तरीके से नहीं था। अब ये इक्वेशन ऐसा अगर आ गया dx अपॉन dy प्लस px बराबर y बराबर, अभी क्यू ले लेते हैं यहां पर, और ये हमारा समीकरण 2 आ जाएगा। मतलब है मेरे कहने का कि अब ये dy बाई dx था तो ये ऐसा था, और dx अपॉन dy ये भी तो लीनियर ही है ना, ये लीनियर है, ये dx अपॉन dy के लिए है। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे तो सुनिएगा, इसके लिए क्या क्या नियम है। इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, सही है। अब यहां सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां मैंने बोला था p क्या होता है। जब ये dy बाई dx है ना तो y का कोफिशिएंट p होता है, और जब dx बाई dy होता है ना तो ये होता है x का कोफिशिएंट। p क्या है यहाँ, p है कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट p हो जाएगा। उसी तरीके से q के बारे में सुनिएगा, q क्या होता है। जब ये dy बाई dx है ना तो अब इस साइड में y नहीं आ सकता है, यानी RHS में y नहीं आ सकता है। तो अब ये dx अपॉन dy है ना, इस साइड में x नहीं आ सकता है। तो q क्या हो सकता है, q इज कांस्टेंट होगा, और q क्या हो सकता है, फंक्शन ऑफ y ओनली। ये बात होती है। बाकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे वहां भी सब काम ऐसा ही चलता है। आइए एक छोटा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, है ना। सपोज करोगे कि हमारे पास एक प्रश्न था dy बाई dx प्लस dy बाई dx प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ये हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सपोज करिए फर्स्ट इक्वेशन में था, इसे हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। नियम है कि इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, सही है। y का कोफिशिएंट को p कहते हैं, आ जाओ, p का वैल्यू 2 आ जाएगा। LHS RHS में कांस्टेंट होगा, नहीं तो x का फंक्शन होगा। क्यों ऐसा बोलते हैं, जब ये dy बाई dx है तो y वाला टर्म जो होगा वो इधर ही होगा, उधर नहीं हो सकता है। तो उधर y है ही नहीं, तो q का वैल्यू आपका एक्स स्क्वायर सही है। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है e का पावर इंटीग्रेशन p dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ये फॉर्मूला है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो e का पावर 2 इंटू डी एक्स, तो ये कितना बनेगा, e का पावर 2x। अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e का पावर 2x। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो नियम क्या है कि इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। हम कहेंगे कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई e का पावर 2x जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, टू फर्स्ट इक्वेशन बोथ साइड। तो समीकरण 1 में जाकर जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या है, पहले से dy बाई dx पहले से चल रहा था, और यहां आ जाएगा e का पावर 2x, आप उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 2y पहले से है, e का पावर 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और मैंने कहा था कि जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो LHS है हमेशा y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाता है। तो क्या ये बात सही हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई किए हैं तो आप देख लीजिए आपका जो LHS है y और e के पावर 2x यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। डिफरेंशिएशन करके देख लो, ये फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन प्लस आप अब देख लीजिए सेकंड फंक्शन e के पावर 2x का डेरिवेटिव रेडी है। तो मैं इसको अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर रहा हूं। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ dx आ जाता है, तो इस dx के साथ ये dx घटेगा। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन और रिवर्स प्रोसेस, यहाँ भी dx था, तो क्या बनेगा उधर y इंटू ई का पावर 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। और आप चाहते हैं तो यहां छोड़ दीजिए, चाहते हैं आगे सॉल्व करने के लिए तो y इज इक्वल टू ई के पावर 2x नीचे जाकर डिवाइड करेंगे,
तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब ई का पावर -2x अपॉन 3 प्लस सी का पावर -2x। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मैंने किया, अनदर एग्जांपल से आपको और एक्सप्लेन करते हैं। तो एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव ओनली वन फर्स्ट डिग्री में आएगा बट नॉट मल्टीप्लाई टुगेदर, एक साथ कभी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, उसको हम लोग LDE कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेट क्या था? dy/dx प्लस py बराबर q। p क्या है? तो y का कोफिशिएंट है। q क्या होगा? तो ओनली वन कांस्टेंट, नहीं तो x का फंक्शन होगा। ये बात सिखाया। चलो एग्जांपल में आते हैं। सपोज कीजिए कि अपने पास एक प्रश्न इस तरीके से मैं ले रहा हूं, dy/dx प्लस y/x इज इक्वल टू x² प्लस 1/x। चेक कीजिए लीनियर है कि नहीं है। तो dy/dx का पावर 1 है, फर्स्ट डिग्री में है, यानी डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फर्स्ट डिग्री में है। डिपेंडेंट वेरिएबल y फर्स्ट डिग्री में है। कोफिशिएंट ऑफ द dy/dx मस्ट बी 1 है। RHS में अगर ये dy/dx है तो इधर ओनली वन कांस्टेंट, नहीं तो x का फंक्शन, सब कुछ सही सही जा रहा है। तो बताओगे y, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है? y का कोफिशिएंट जो यहाँ दिख गया, y का कोफिशिएंट जो है वो हो जाता है p, और वो है किसके बराबर? तो y का कोफिशिएंट है 1/x के बराबर। ठीक है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले रहे हैं, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e का पावर p dx। तो e का पावर इंटीग्रेशन 1/x dx, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें सॉल्व करना था। तो e का पावर 1/x का इंटीग्रेशन होता है लॉगरिथम x, और यहाँ नेचुरल लॉग है, बेस e रहेगा, तो इसका रिजल्ट कितना आता है? यह x आएगा, क्योंकि जब ये रिजल्ट और ये रिजल्ट कोइंसाइड करेगा तो सीधा लॉग का नंबर आंसर होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से समीकरण 1 को गुना कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू फर्स्ट इक्वेशन बोथ साइड। समीकरण 1 में दोनों साइड चलो गुना करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था यहाँ x, साथ में उधर से आ जाएगा dy/dx प्लस x y/x इज इक्वल टू x इंटू x² प्लस 1/x, जो था इसको इस तरीके से लिखकर मल्टीप्लाई कर दिया इस x के साथ। अभी चलो रहने दो, कोई बात नहीं। मैंने कहा था कि मल्टीप्लाई जब कर लोगे तो आपके पास जो आपका LHS है y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, इसके साथ कट भी रहा है ना, एग्जैक्ट डेरिवेटिव आएगा। इधर जो है अभी रख लीजिए, ये x³ हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। अब मैंने कहा था कि ऐसा बनता है, चेक करके देख लो। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन y, x का डेरिवेटिव 1, यानी एग्जैक्ट ये सेट है। उसके बाद जब ऐसा हो जाता है तो इंटीग्रेशन करना चाहिए दोनों साइड, मैंने बताया करो इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन आप करते हैं तो इस dx के साथ ये dx कटेगा। आप कहोगे सर ये dx कहाँ से आएगा? बेटा देखो, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको dx तो लेना पड़ेगा ना, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया आपने, तो इसके साथ ये कट जाता है। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स प्रोसेस, ये कट जाता है। तो बचा क्या इसमें? कुछ नहीं, ये बच गया yx बराबर x³ का इंटीग्रेशन x⁴ 4/4
प्लस का 1 के लिए x हो जाता है और इधर से c आ जाएगा। आप चाहते हैं तो यहाँ केवल लिख लीजिए y इज इक्वल टू x³/4 + 1 प्लस cx का पावर -1। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस इज जनरल सॉल्यूशन। क्योंकि इसमें हमने कांस्टेंट का पार्टिकुलर वैल्यू नहीं दिया था तो जनरल सॉल्यूशन था। आइए एक अनदर क्वेश्चन लेते हैं जो 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, मैं यहां लिख रहा हूं, इफ 2 + sin x dy/dx 2 + sin x dy/dx plus y + 1 plus y + 1 into cosine x y + 1 into cosine x is equal to 0। कुछ यहाँ इनिशियल कंडीशन दिया जा रहा है, y0 का वैल्यू 0 है, तो बताना है यहाँ पे y π/2 का वैल्यू कितना होगा। 2017 के JEE मेन के परीक्षा में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ही था, फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन टू कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड फॉर आल्सो हायर स्टडी, जैसे आप ग्रेजुएशन करते हैं, कभी भी मैथ पढ़िएगा, कभी भी साइंस पढ़िएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन आपका पीछा नहीं छोड़ता है। ये आपको ग्रेजुएशन तक मिलेगा। ग्रेजुएशन के बाद ये बात अलग है कि वहां से इंटीग्रल इक्वेशन आने लगता है। आइए इसको सेट करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन आप बना रहे हैं लीनियर, तो रूल है कि dy/dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। है क्या? नहीं है, तो इसको हटाओ यहां से। ये बन जाएगा dy/dx प्लस y + 1 इंटू ये कोसाइन x पहले से चल रहा था और नीचे आ जाएगा 2 + sin x इज इक्वल टू 0। 0/2 + sin x वो 0 हो जाएगा, उसके लिए कोई झंझट नहीं है। अब देखिएगा, मैंने कहा था ये भी बात कि LHS में x का फंक्शन होना चाहिए, उधर y वाला टर्म कोई नहीं चाहिए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, dy/dx प्लस y इंटू कोसाइन x अपॉन 2 + sin x इज इक्वल टू माइनस कोसाइन x अपॉन 2 प्लस का ये वाला sin x, और दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब आप सीखिएगा, dy/dx का कोफिशिएंट भी 1 था और ये जो y का कोफिशिएंट है इसको हम p भी कहना चाहते हैं। RHS में ओनली 1 x का फंक्शन अभी भी दिख रहा है, यानी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सेट हो गया। इसके लिए p का वैल्यू बोलिएगा, तो y का जो कोफिशिएंट है वो p होता है, तो कोसाइन x अपॉन 2 + sin x ये आ जाएगा। अगर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए तो e का पावर p dx करना पड़ता है। तो आइए, e का पावर इंटीग्रेशन cos x अपॉन 2 + sin x dx, तो ये बन जाएगा, e तो रहेगा, अगर इसको t पुट करें तो sin x ऊपर जनरेट हो जाएगा, यानी नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर में है, तो इसका इंटीग्रेशन ऐसा आएगा, आसानी से हो जाएगा, e का पावर log 2 + sin x। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो e साइलेंट होता है, तो जब ये दोनों कोइंसाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, log का नंबर, तो 2 प्लस का ये वाला sin x आ गया। दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आपके पास अभी तक इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF निकल चुका है। जब IF निकल गया तो जगह थोड़ा मेरे पास भी कम है, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज, तो इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस का c। तो देख लो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया, तो 2 प्लस sin x इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन q का वैल्यू कितना था, तो ये पूरा q होता है, तो q का वैल्यू है माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस का ये वाला साइन एक्स इंटू ये q था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां से आया था 2 प्लस साइन एक्स
इंटू डी एक्स और प्लस का ये वाला सी, इसके साथ ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो देख लीजिए इधर क्या आएगा, ये माइनस कॉस एक्स है और उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस साइन एक्स और ये प्लस का सी। तो अपने पास ये आ गया कर्व y इंटू 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस का सी। ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। सपोज करिए ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। इस जनरल सॉल्यूशन में बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, दैट इज पुट करना है कि व्हेन, इसका मतलब x होता है, जब x 0 है तो y भी 0 है। अब पुट करो इसमें, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 0 है। तो जब y को यहाँ 0 पुट करेंगे, इधर का पूरा कहानी ही खत्म हो जाएगा। जब आप y को 0 पुट करेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा ना, तो इसमें कुछ बचा नहीं, इधर आ जाएगा 0। अच्छा, x को 0 पुट किया तो ये 0 प्लस का c, इससे ये पता लग जाएगा कि c का वैल्यू 0 हो जाएगा। इस c को उठा करके समीकरण 2 में रखेंगे। तो फ्रॉम समीकरण 2 हो जाएगा y इंटू 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ दी साइन एक्स, और ये समीकरण 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और बाउंड्री है, उसको अप्लाई करेंगे, आंसर हो जाएगा। कह रहा है y पाई बाई 2, यानी इसका मतलब, इस ब्रैकेट का मतलब होता है x। तो अब पुट करना है आपको x के जगह पे पाई बाई 2। कहाँ पुट करोगे, समीकरण 2 में, x बराबर पाई बाई 2 इन समीकरण 3 में यहाँ पुट करेंगे। तो बोलिएगा y इंटू ये 2 रहेगा प्लस साइन पाई बाई 2 का मतलब 1 हो जाता है, इधर माइनस साइन पाई बाई 2 यानी -1। तो यहां से आ जाएगा y का वैल्यू -1/3 और आपको ये आंसर मिलेगा। आप चाहते हैं तो और स्टैंडर्ड तरीके से लिख लीजिए, y पाई बाई 2 का वैल्यू जो आया, y90 का वैल्यू -1/3 आया। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। एक्चुअल वे में कहें तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, मैंने ऑप्शन लिखा नहीं था, मैंने डायरेक्ट आपको सॉल्व करके बताया है ना। आइए अनदर 1 क्वेश्चन लेकर आपको बताते। लिखना है तब तक लिखते रहो इधर से। क्वेश्चन है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है cos स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ tan 2x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। कंडीशन है यहाँ पे मॉड एक्स लेस देन पाई बाई 4 और बोल रहा है मॉड एक्स लेस देन 45 डिग्री। तो आपको फाइंड करना है y, नहीं ये भी नहीं है, y, एक मिनट, y पाई बाई 6 का वैल्यू दिया है इसने 3√3/8, 3√3/8। तो कह रहा है फाइंड करो इट्स सॉल्यूशन, यानी अब क्या इसका सॉल्यूशन आएगा वो देखेंगे हम। ये आपके पास एक प्रश्न है जिसके लिए ये कंडीशन ये है, ये बाउंड्री कंडीशन दिया है और कह रहा है इसका सॉल्यूशन आप फाइंड करिएगा। तो आइए सीखते हैं, है ना। ध्यान दो आप, बहुत आसान है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शन लिख नहीं रहे हैं। ऑप्शन लिखे तो बड़ा बड़ा इसका ऑप्शन है, हम लिख नहीं, सॉल्व करेंगे सीधा। और ये क्वेश्चन JEE एडवांस में पूछा गया, ये वाला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा था कि dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 है क्या, नहीं है। सबसे पहले इसको हटाओ यहाँ से, जब हटाओगे तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स माइनस tan ऑफ 2x अपॉन कोसाइन स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, ये cos 4x है, मैंने गलती से इसको लिखा,
ये cos 4x है, नीचे cos स्क्वायर आया तो ये हो जाएगा कोसाइन स्क्वायर एक्स। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज यहाँ पे देख लीजिए इसका कोफिशिएंट भी 1 है, y का कोफिशिएंट है वो p हो जाएगा। RHS में जो कुछ भी दिख रहा है वो सभी x के फंक्शन है या तो कांस्टेंट, जो भी है सेट। तो यहाँ पे बोल दीजिएगा p का वैल्यू कितना है। p का वैल्यू हो जाएगा -tan 2x अपॉन cos स्क्वायर एक्स। अब यहाँ थोड़ा सा हम सीखते हैं, हमको e का पावर pdx लेना होता है। सबसे पहले मैं pdx सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो pdx सॉल्व कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको e के माथे पे बैठा देंगे। तो ये -tan 2x dx और नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। आगे बोलिएगा, ये माइनस पहले से है, tan 2x का मतलब होता है sin 2x dx, नीचे आ जाएगा cos 2x इंटू cos स्क्वायर एक्स। मेरा मन है यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने का और यहाँ 2 से डिवाइड करने का। और सुनिए मैं कर क्या रहा हूँ, एग्जैक्ट वे में मैं क्या करूँगा। यह pdx तो रहेगा, ऊपर देखो माइनस भी है, 2 इंटू साइन, ये 2x dx भी है, नीचे ये cos 2x को अभी तक मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, इंटू 2 cos स्क्वायर एक्स का मतलब होता है 1 प्लस कोसाइन 2x। चलेगा। अब अगर मैं cos 2x को t पुट करता हूं तो माइनस साइन 2x इंटू 2dx ऊपर से खत्म हो जाएगा और ऊपर बन जाएगा मेरे पास dt अपॉन t इंटू ये t प्लस 1, ऐसा बनेगा। और यह pdx जो बनेगा, अब देखिएगा ये पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है, दोनों लीनियर है, मैं ट्रिक से सॉल्व कर देता हूं। इसको 0 पुट करोगे तो t का वैल्यू 0 आ जाएगा। पुट t इक्वल टू 0 एवरीवेयर एक्सेप्ट दिस टर्म, तो कितना आएगा 1/1, यानी लिखने का जरूरत नहीं है। लॉगरिथम ऑफ द टर्म यू डिस्कार्डेड, इसमें नहीं पुट कर रहे थे ना, इसको डिस्कार्ड किया था, प्लस इसको 0 पुट करो तो t का वैल्यू -1 आएगा। पुट t इक्वल टू -1 एक्सेप्ट एवरीवेयर, एक्सेप्ट एवरीवेयर, इसको छोड़कर हर जगह पे t के जगह -1 पुट करोगे तो माइनस बन जाएगा। लॉगरिथम ऑफ द टर्म ये बन जाएगा t प्लस 1। लॉग m माइनस n लगाना चाहते हो तो लगा लो, ये बन जाएगा लॉग t अपॉन t प्लस 1। थोड़ा देर और सॉल्व करो तो ये बनेगा लॉग, और t का मतलब था cos 2x और नीचे हो जाएगा cos 2x प्लस का ये वाला 1, pdx आ गया। अब हमको तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए ना भाई, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का तरीका है e का पावर इंटीग्रेशन pdx। तो e का पावर, ये पूरा वाला सॉल्यूशन pdx तो आया ना, इसको बैठा देते हैं, तो e का पावर log cos 2x अपॉन 1 प्लस कोसाइन 2x, ऐसा। तो ये देख लीजिए यहाँ भी e रहता है और ये भी है, दोनों का बेस जब कौन साइड है तो रिजल्ट आ जाएगा cos 2x अपॉन 1 प्लस कोसाइन 2x। आपके पास इस वक्त इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो सॉल्यूशन को लेंदी नहीं करते हुए 2 लाइन में मैं सॉल्व करके आपको आंसर दे रहा हूं। आप चाहते हैं तो मल्टीप्लाई तब तक करो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई तो अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ज्यादा लेंदी नहीं कर रहे हैं, है ना। लिखेंगे नाउ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज, तो इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस का सी। तो वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया अपने पास cos 2x अपॉन 1 प्लस कोसाइन 2x। ये हो गया ना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन q का वैल्यू क्या था, तो q ये था ना कोसाइन स्क्वायर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x इंटू डी एक्स और प्लस का c। आइए इसको सॉल्व करने बड़ा आसान है। तो ये इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स, ये cos 2x इंटू डी एक्स, 1 प्लस cos 2x का मतलब होता है 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो cos स्क्वायर से इसको कटोगे तो ये बन जाएगा 1/2 और cos 2x का इंटीग्रेशन आता है sin 2x और नीचे 2 आएगा प्लस c को आना ही पड़ेगा। ये था आपके पास y इंटू cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। अभी तक ये बात बन गई। आप अगर चाहें तो यहाँ बना दो cos, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही रखो। y इंटू cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 1/4। ये हो जाएगा अपने पास sin 2x और प्लस का c। दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन कर्व फर्स्ट कर्व जो दिया था, यानी ये जो इक्वेशन आपको यहाँ से मैंने लेकर चला था, हालांकि दिया तो वो था, उसको मैंने फॉर्मेट में सेट किया, यहाँ से लेकर आगे बढ़े, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। अब इसमें आइए इसका हम बाउंड्री लगाते हैं। बाउंड्री है कि जब x के जगह पे π/3 पुट करना है, कह रहा है कि पुट करना है x के जगह पे π/6 यानी 30 डिग्री। जब x के बदले π/6 पुट करते हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, तो y का वैल्यू 3/8√3 आएगा। इसको इसमें पुट कर दीजिए, जो आना है आ जाएगा। पुट कर लेते हैं। तो y के बदले आपको पुट करना है यहाँ 3√3/8 इंटू ये cos, ध्यान दीजिएगा ये cos है, x के बदले जब π/3 आप 6 रखोगे तो ये π/3 बन जाएगा, यानी cos 60 डिग्री π/3, ठीक है ना। और नीचे बन जाएगा 1 प्लस कोसाइन π/3 ये वाला इज इक्वल टू ये 1/4 और ये साइन अगेन π/3 बनेगा और इधर से c आ जाएगा। देख लेते हैं क्या होता है। ये 3 टाइम √3/8 cos π/3 यानी cos 60 डिग्री हाफ होता है 1/2 अपॉन ये 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/4। ये साइन 60 का मतलब √3/2 होता है, ये प्लस का c। सॉल्व कर लो इसको थोड़ा सा और। तो जगह की कमी है, हम इस साइड करते हैं, नीचे पता ना, नीचे का काम नीचे नहीं करना चाहिए, ऊपर देखिएगा। 3√3/8 इंटू देखोगे ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू √3/8 प्लस का c। देखो 2 से 2 एलसीएम कटेगा ना, तो 1/3 नीचे बनेगा। तो देख लीजिए ध्यान से, 3 के साथ 3 कटेगा तो 3√3/8 के साथ पूरा का पूरा हिसाब क्लियर है। c का वैल्यू 0 आ गया। इस c को उठाइए, यहाँ जाकर बैठाइए, आंसर हो जाएगा आपके पास। तो आप फ्रॉम 2 में चले जाओ, फ्रॉम 2 में पुट कर दो c के बदले 0, वो आपका आंसर मिलेगा। यानी ये जो दिख रहा है ना, यही इस कर्व का, इस कर्व के लिए ये इसका सॉल्यूशन बना। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है 1 प्लस वाई स्क्वेयर
1 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस प्लस है प्लस x माइनस ई का पावर tan इनवर्स y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। इसका हमें सॉल्यूशन करना है। आइए इसको सबसे पहले सेट करके देखते हैं क्या बनेगा। इसको अगर मैं कहूं कि यहां से 1 प्लस वाई स्क्वेयर का जो वैल्यू है वो हो जाएगा ई का पावर tan इनवर्स y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो चलेगा, इसको माइनस इंटरचेंज कर दिया, प्लस का सेटिंग हो गया। और अब मैं कह रहा हूं इसको ऐसे लिखो, dx अपॉन dy को एक साथ लिखो, यानी चेंज करके। तो आप देख लीजिएगा ये बनेगा 1 dy, ठीक है, ये ऐसा आना चाहिए, e का पावर tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। चेक कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। dx और 1 प्लस वाई स्क्वायर एक लाइन पे है, dy और ये सभी एक साथ मल्टीप्लाई में अभी भी हैं। और मैं इसको इस तरीके से बोल रहा हूं कि ये बन गया dx अपॉन dy माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई का पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया y dx अपॉन dy में। तो रूल क्या है इसका, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर ये x है ना तो इस साइड केवल y आना चाहिए, नहीं तो कांस्टेंट सब कुछ सही है। तो यहाँ पे p का वैल्यू बताइए। तो अगर ये x है ना तो x के कोफिशिएंट को p बोलते हैं। तो बोलिए p का वैल्यू कितना है, माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो अगर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जरूरत पड़ेगा तो e का पावर पी डी एक्स करना चाहिए। तो e का पावर माइनस डी एक्स अपॉन पी डी वाई होगा, इस वक्त डी वाई हो जाएगा। डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो e का पावर माइनस tan इनवर्स y। मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा तो हम लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन अब इस वक्त बनेगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उस समय dx बोलते थे, इस वक्त dy करेंगे, इधर से c लगाएंगे। तो देख लो क्या आता है, ये x इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया था e के पावर माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन q का मतलब है e का पावर tan इनवर्स y अपॉन ये 1 प्लस वाई स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e का पावर माइनस tan इनवर्स y dy। आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ना क्या है, अब तो हो गया है। ध्यान दीजिएगा, आपके LHS में चल रहा था x इंटू ई का पावर माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम होने पे इंडेक्स ऐड हो गए, दोनों मिलके 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट बन गया dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आएगा x इंटू ई का पावर माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, ये बन जाएगा tan इनवर्स y और प्लस का c। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अगर आपका मन है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ई का पावर tan इनवर्स y इंटू tan इनवर्स y प्लस c ई का पावर tan इनवर्स y। ये भी इसका रिजल्ट है, जनरल सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें से अभी हमने कांस्टेंट हटाया नहीं। दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन कर्व, गिवन इक्वेशन।